हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अब उसके थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक। अब सैटेलाइट के फॉर्मेट में हम इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? सैटेलाइट पे इंटर करना स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद देखेंगे कि जैसे अगर मेरे पास कोई सैटेलाइट को अगर मैं स्टेशनरी ऑर्बिट में रखूँ, ठीक है, जो कंप्लीटली प्रोजेक्शंस अर्थ के एक ही पॉइंट पे रखते हैं, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसे कहते हैं, उस सैटेलाइट को जब देखेंगे तब हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्शन कितना होता है अर्थ पे। ठीक। और उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, ये सब अभी हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर जब ये सब कैलकुलेट हम करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, ये सब चीजों को भी देखते चलते हैं। ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, सैटेलाइट। तो मैं हेडिंग डालता हूं अपनी आज के लिए, कौन से सैटेलाइट्स। ठीक। किसकी बात कर रहे होंगे? सैटेलाइट की बात कर रहे होंगे। ठीक है। चलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हूं? सैटेलाइट्स। ठीक। अब सही है। चलो, सैटेलाइट की बात करते हैं कि होता क्या है, किस तरह से इसका बिहेवियर होगा, कैसा रहेगा, कंप्लीटली चीज देखेंगे। जैसे अगर मैं ये कंसीडर किया कि मेरे पास एक कोई प्लेनेट है। ठीक। इस प्लेनेट का मास कितना है हमारे पास? कैपिटल एम है। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? कैपिटल आर। यूनिफॉर्म डेंसिटी पे है। हालांकि आउटसाइड ऑफ सैटेलाइट हमेशा रहता है, तो चाहे यूनिफॉर्म हो या चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। इसके सराउंडेड में एक फिक्स ऑर्बिट में इस तरह से एक हाइट है, जो कि इसके सेंटर से किसी एक हाइट पे है। इस हाइट पे ऐसे, इस तरह से इसके सेंटर से, या फिर यहां से जूम कर लो कि इसकी सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास? एच है। ठीक है। मतलब इस सेंटर से लेके इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस, ऑर्बिट तक की डिस्टेंस, उसको मैं स्मॉल आर कंसीडर कर लेता हूं, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस ऑफ कितनी होगी? एच होगी। यही चीज है। ठीक है ना? यहाँ पे एक कोई सैटेलाइट ऐसे जस्ट मूव कर रहा है। अब सैटेलाइट है तो ऐसा तो है नहीं कि सैटेलाइट का कोई मास नहीं होगा। सैटेलाइट का भी एक मास होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? ये स्मॉल एम हो गया। ठीक। अब ये सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में ऐसे घूम 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 रही है। ठीक। अब जैसे घूम रही है, तो अगर ये घूम रही है तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी कहो, ये एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होगा। और स्पीड की डायरेक्शन हमेशा कर्व पाथ के कैसे होगी? टेंजेंट की डायरेक्शन, क्योंकि फिक्स ऑफ मेरे पास ऑर्बिट में है। वेलोसिटी कहीं चेंजेस नहीं हो, वेलोसिटी तो चेंजेस हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है उतना इस सेकेंड रिवोल्यूशन पे भी टाइम लग रहा है। तो मतलब उसमें रेडियल एक्सेलरेशन तो है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? जीरो है। तो इसकी स्पीड भी इधर होगी। और हाँ, इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ? जीरो लिख लेता हूँ। ठीक। इसकी स्पीड मेरे पास ये v हो गई। v वेलोसिटी के साथ ऐसे ये मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी को मैं v नॉट लिख देता हूं, जो कि किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा? ये स्पीड कह लेता हूं, ये ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगा। ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगा। ठीक। अब अगर ये ऑर्बिटल स्पीड है तो चल स्टार्ट करते हैं। अगर ये मूव कर रहा होगा जहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, क्या रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। एक सर्कुलर पाथ में अगर घूम घूम रहा है, ये मूव कर रहा है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन लगेगा, जो इसके टूवर्ड्स ऑफ कहाँ पे लगेगा? सेंटर पे लगेगा, जो कि इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ये फोर्स किसके थ्रू आ रहा होगा? ड्यू टू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, एफ जी, और ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो कोई बॉडी अगर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है,
या फिर कैसा भी एक कर्व मोशंस कर रही है, तो उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा उसके मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये v नॉट लिख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन ऑफ कैसा, सेंटर से उस सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, तो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, r के। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा टूवर्ड्स ऑफ सेंटर ही होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। ठीक, तो एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लेनेट का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलर अगर मैं यहां पे बात किया तो ये एम वी नॉट का स्क्वायर बाय ओ क्या हो जाएगा, आर। जहां से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। जहां से हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलेगी वो स्क्वायर रूट जी एम बाय ओ कौन सा हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, यही ऑर्बिटल स्पीड भी हो गई। ये ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो गई, स्क्वायर रूट जी एम बाय आर। आर स्क्वायर कैसे होगी, एक आर से एक आर कैंसिल भी तो करोगे, यही होगा। देखो, और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, ये स्केप वेलोसिटी कितना होता है, स्केप वेलोसिटी बताओ। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, स्क्वायर रूट टू जी आर। क्या लिखते हो, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आप क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट टू जी, और ये कौन सा होता है, अर्थ का रेडियस। ये अर्थ के सरफेस से अगर जैसे जैसे हाइट चेंज होगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक, या फिर इसी चीज को कितना लिखते हो, इसके वेलोसिटी को अच्छे से अगर देखोगे तो ये टू जी एम बाई कुछ लिख रहे होते हो, सोचो, टू लिखते हो, जी की वैल्यू को कितना लिखते हो, जी एम बाय आर स्क्वायर, एक कैंसिल आउट होता है तो ये कैपिटल आर होता है। ये अर्थ के सरफेस से, और अगर किसी हाइट से हो, अगर यही किसी हाइट से हो या फिर मेरे पास कहां से हो, किसी एस से हो, तो इसके वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आप खुद बताओ, स्क्वायर रूट टू जी एम बाय ऑफ आर प्लस एच होगा। इसी हाइट से अगर मैं ये बोला कि मेरे पास कहां से चला गया, स्मॉल आर से हो गया, मतलब स्मॉल आर जब कैसा हो, ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर। तो अगर दोनों को कंपेयर करूं, तो अगर मैं इसी को गया, ठीक, तो इसी में अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू की बात करूं तो ये स्क्वायर रूट जी एम बाय ऑफ कितना होता है आपके पास, आर प्लस एच, ये होता है, यही होता है ना। देखो, ये कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर मैं अर्थ के सरफेस पे देखूं, तो अर्थ के सरफेस पे देखूं तो कैसा होगा, अगर मैं ये लिख दिया कि इफ h इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कोई सैटेलाइट अगर मुझे अर्थ के सरफेस के पास, एकदम अर्थ के सरफेस के पास या एकदम अर्थ के साउंडेड ऐसे मूव कराना हो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो, सॉरी वेलोसिटी बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, एक्चुअल में स्पीड कितनी हो, उसकी स्पीड कितनी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, h की वैल्यू को 0 पुट करो तो आपको दिखेगा स्क्वायर रूट जी एम अपॉन ऑफ आर दिखेगा, यही दिखेगा। देखो अच्छे से, अब अगर ये r दिख गया तो ज्यादा कुछ दूर की बात नहीं है, बस आप क्या करो, इस पे r का एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवीजन कर दो, तो आपको दिखेगा v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर के इक्वल है। मतलब जो इसके वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट टू टाइम्स ऑफ ज्यादा होगा किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। अगर अर्थ के सरफेस पे हम देखें तो इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 11 किलोमीटर, 11 पॉइंट समथिंग होते थे ना, तो उसमें स्क्वायर रूट टू का और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब चलो, ये सब चीज तो हमारे पास एक सेकेंडरी नॉलेज के लिए। अब अगर जैसे ये मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी मिल गई, तो यहां पर सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा, अगर मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी,
तो टाइम पीरियड आपको मालूम है कि कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस से तो उसका डिस्टेंस होगा, तो सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई स्मॉल r, और स्पीड कितनी है आपके पास, ये गिवन है, मेंशन है आपके पास। कौन सी बहुत बड़ी बात है, आ जाओ आंसर फाइंड करते हैं। तो देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r, वी नॉट की वैल्यू पुट करो यहां से, बोलो स्क्वायर रूट जी एम बाई ऑफ आर। आप देखो यहां से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। आप इसे जब फाइंड कर चुके हो तो आर की पावर में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, या आर क्यूब ऐसा लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, जी एम, ये टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड है, एंगुलर वेलोसिटी भी तो है भाई साहब। अगर मेरे पास बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये आप कैसे फाइंड करोगे, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा के साथ रिलेशन आपको मालूम है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ऑफ टी होता है। टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दो तो आपको दिखेगा ओमेगा इज इक्वल टू, टाइम पीरियड की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो स्क्वायर रूट जी एम बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। बस इतनी चीज देखने के लिए मिलेगी, देखो पहले तो, एक सेकेंड इतना देख लो। अब इतना सब कार्यक्रम देखने के बाद, इतना सब कार्यक्रम देखने के बाद मुझे सिर्फ कैलकुलेशन में ये चीजें बस मैं ढूंढने के लिए आया हूं क्या, एक ये और एक ये, या फिर ये ढूंढने में बस नहीं आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगी, आप देखो, नोटिस करो, आपको दिख रहा होगा। एक चीज आप देखो, आपको क्या यहां पर कहीं पर भी प्लेनेट का मास दिख रहा है क्या, कहीं पर भी प्लेनेट का मास दिख रहा है क्या, यहाँ पर प्लेनेट का मास दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, नहीं। तो आप एक चीज समझो कि आप यहाँ पर नोट डाल के ये वर्ड लिख सकते हो, अपने मन से लिख लेना, कौन कौन सी, मेरे पास कौन सा स्पीड, या कौन सी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, फिर कौन सा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और फिर आगे बढ़ो एंगुलर वेलोसिटी आर फ्री फ्रॉम सैटेलाइट, स्पेलिंग गलत ना लिख दूं बस ये देखना, सैटेलाइट मास, ठीक, मतलब कैसा, ऑर्बिटल स्पीड, कौन सा ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी तीनों सैटेलाइट के मास से फ्री होते हैं। कितने मास का सैटेलाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ऑर्बिट के लिए जैसे जैसे मैं ऑर्बिट डिसाइड करते जाऊंगा उस हिसाब से मुझे ये डिसाइड होते जाएगा कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी। और तो और ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है मेरे पास, देखो प्लेनेट का मास फिक्स है, जी कांस्टेंट है, मेरे पास सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस होता है। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अगर कोई वेलोसिटी मतलब प्लेनेट को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी सैटेलाइट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दूं प्लेनेट के कंपेयर में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, या स्पीड कितनी मिलेगी, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, जितना पास लेके आओगे उतना ज्यादा उसकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये सरफेस के पास तक की बात कर रहा हूं, सरफेस के अंदर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वहां पे चीजें चेंज होना स्टार्ट होगी, मास ही 0 हो जाएगा वहां। ठीक, और तो और अगर मैं ये कहा कि डिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ तो स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा।
और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? देखो 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 देखो, और कुछ मुझे छोड़ तो नहीं रहा हूं? ठीक है, ये एकदम उसी तरह से जैसे हम ये जानते हैं ना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से टाइम पीरियड भी क्या होता है? मास पे डिपेंड करता है। ठीक, बट मास के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना पहले लिखो ना, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट मारने के लिए छोड़ देता हूं मैं, देख लो। चलो इसी को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी तो अभी अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। अब देखो, अब टाइम पीरियड और अर्थ के सरफेस के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं उसको, वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी भी कह दे रहे हो तो क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या बताता है। ठीक, देखो देखो, अगर मैं कंपेयर किया, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास अगर ऐसा कहा कि दो मेरे पास प्लेनेट है, दो प्लेनेट हैं, दोनों का मास कैसा है? सेम है, ऐसा कंसीडर कर ले। मास सेम कंसीडर कर ले या डिफरेंट डिफरेंट? वॉल्यूम सेम कंसीडर कर देते हैं। चलो अब कंडीशंस पे हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारे पास अलग अलग कंडीशंस पे हम बात करें। जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन क्या लेता हूं कि अगर मेरे पास इफ टू प्लैनेट्स हैव डिफरेंट मासेस, इफ टू प्लैनेट हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट मास बट सेम वॉल्यूम, बट सेम वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या देखना है? हमारे पास तो उसके बाद का अगर रिलेशन में देखना स्टार्ट किया तो देखो, हम अभी जस्ट देखे हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई। यहां पर r की पावर में 3 अपॉन क्या लिखते हो? gm लिखते हो। ठीक, तो अगर मैं मास की बात करूं, वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब v1 की वैल्यू v2 के इक्वल है, बट मास कैसा मैं लिख दिया मेरे पास? डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। ठीक, तो अब देखो कैसे देखने को मिलेगा इस कंडीशन पे। आप देखो r तो कांस्टेंट है सभी के लिए, r की भी वैल्यू को मैं दोनों के लिए कैसा लिख देता हूं? सेम लिख देता हूं कि दोनों सेम हाइट पे सेम वॉल्यूम के हैं बट डिफरेंट मास के हैं। ठीक, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन और भी तो चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखो आप क्या लिखोगे? r की पावर में 3 इंटू जी, और m की वैल्यू 4/3 पाई, कितना लिखोगे? r क्यूब, यही लिखोगे। वॉल्यूम सेम है, स्पेरिकल है कंसीडर किया, इनटू क्या लिखोगे? डेंसिटी। अगर मास डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है, मतलब ये कंफर्म है कि डेंसिटी दोनों की कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। मतलब टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी होता है। जिसकी डेंसिटी जिस प्लेनेट की ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इसमें कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहां तक तो ठीक है। इसी में केस नंबर में सेकंड की बात किया, किसकी बात कर रहा हूं? केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो h की वैल्यू अगर बहुत कम है कंपेरेटिवली ऑफ r, तो लगभग लगभग मेरे पास प्लेनेट अर्थ के सरफेस के पास है। ठीक, तो हमारे पास यहां पर फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये कैसे पता चले? ये भी तो देखना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमें मालूम है कि ये वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट जी एम बाई ऑफ क्या लिखोगे आप? आर लिख दोगे, यही तो लिखोगे। ठीक, अब अच्छे से आप जान जाओ कि अगर मैं जानता हूं जहां पर से
ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे आर स्क्वायर इंटू आर भी तो लिख सकता हूं, आर का मल्टीप्लीकेशन और आर का डिवीजन कर दिया। हमें ये मालूम है कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होता है। ये 64 इंटू 10⁵ तो 6.4 इंटू 10⁶ लिख सकते हो। मैं नहीं करता हूं, मैं 5 ही कर देता हूं क्योंकि 64 मुझे थोड़ा स्क्वायर रूट से बाहर आने में इजी पड़ता है। ये कितना हो गया मीटर, इतना लिख सकते हैं। देखो, और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, एकदम जी के इक्वल है। किसके इक्वल है ये वैल्यू, जी के इक्वल है। तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ये लिख सकते हो कि ये वैल्यू स्क्वायर रूट जी इंटू कितना है मेरे पास आर, जहां पर से g की वैल्यू आपके पास कितनी है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि g की वैल्यू जो है मेरे पास वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। तो ये कितना हो गया 10 हो गया। r की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास 64 इंटू 10⁻, कौन सा है मेरे पास 5। तो अब देखो 10⁵ इंटू 10 कितना हो गया 10⁶ हो गया। ये कितना हो गया 10⁻3, और 64 को मैं कितना लिख सकता हूं यहाँ पर, 64 को सॉल्व करो तो आप कितना लिखोगे 8। मतलब ये मेरे पास कितने के आसपास 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सैटेलाइट को मूव करना पड़ेगा अर्थ के सरफेस के पास में। सोचो कितना ज्यादा है ना। और 11 पॉइंट समथिंग क्या है मेरे पास एस्केप वेलोसिटी। इसी में अगर मैं क्या करूं 1.41 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो वो मेरे पास जो आएगा वो कैसा हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। अब समझो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है। और अगर यहीं पर एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए या टाइम पीरियड, इसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में अगर इस स्पीड से चल रहा है तो उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, तो दूसरे स्टेप में इसी के बाद टाइम पीरियड इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो 2 पाई इंटू आर लिखते हो, आर की वैल्यू कैपिटल आर लिख लो, क्या दिक्कत है, अपॉन में क्या लिखते हो वी नॉट। देखो ये 2 हो गया, पाई हो गया, आर की वैल्यू कितना हो गया 64 इंटू 10⁵, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू 8 हो गया। 8 में से ये कैंसिल आउट हो गया, 8 हो गया। टाइम पीरियड की वैल्यू कितना हो गया 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 इंटू 3.14 इंटू 10⁵। तो लगभग लगभग ये कितने के आसपास आ रहा होगा 1648, और ये 49.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁵ सेकेंड आ रहा होगा। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 49.6 इंटू 10⁵ को 60 से डिवाइड कर दो तो ये मिनट पे आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं वैसे गड़बड़ हाँ किया ना, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, गड़बड़ किया था, ठीक। अब देखो, तो आप इसे लिख सकते हो कितना 4960, और ये 60, ये जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8 और 162, लगभग लगभग 82 मिनट के आसपास आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 82 मिनट। एक्चुअल में आंसर मेरे पास लिखा होगा कितना होगा 84 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, 84.6 मिनट एकदम सॉल्व करके लिखा हुआ है। ये मैं लिख देता हूं कि ये कितना आएगा 84.6 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। चलो आप इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ना, इतना पहले आप देख लो। चलो मैं हट जाता हूँ, मैं साइड में चला जाता हूँ, आप देखो। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे, है एक दो क्वेश्चन देखेंगे। अभी चैप्टर ये बहुत ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, अभी इसको देखते हैं, है ना। चलो
आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना। बाकी वीडियो जैसा नहीं होगा, एकदम स्टार्टिंग में जैसा चला था एकदम वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, दिख रहा होगा। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a satellite revolving in circular equator sorry a satellite revolving in a circular equatorial orbit of radius small r is equal to 2 into 10 the power 4 kilometer from west to east appear over a certain point at the equator every 11.6 hour. Using this data, calculate the mass of the Earth. The gravitational constant is supposed to be known. ठीक, तो क्वेश्चन पे जो मेरे पास अगर सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो जो जो डाटा गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं, जहां पे r की वैल्यू 2 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना है 4 किलोमीटर, और क्या गिवन है, हाँ, जो टाइम पीरियड है एक प्लेस पे जहां पे रिप्लेस हो रहा है वहां मतलब देख रहे हैं वहां पर वो 11.6 आवर पे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है कि इस डाटा का यूज करके मुझे क्या बताना है कि अर्थ का मास कितना है या इस प्लेनेट का मास कितना है, ठीक है। देखो, आर की वैल्यू, और हमें मालूम है कि सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड या फिर टाइम पीरियड या एंगुलर वेलोसिटी, कोई भी चीजें प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है बट सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। और अदर क्वांटिटीज हमें नॉन कंसीडर करनी है, आर की वैल्यू गिवन है, टाइम पीरियड है, ठीक। और उस प्लेनेट का मास कंसीडर करना है जहां पे एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे अगर मैं ये कहा कि मेरे पास वो प्लेनेट में इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इसके सराउंडेड ही कहीं पर मूव कर रहा है इस तरह से, वो सैटेलाइट कुछ इसी तरह से मूव करते हुए चला जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से जा रहा है, ये सैटेलाइट अभी यहाँ पर है, एजम्पशंस कर लेते हैं, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इस सैटेलाइट का जो रोटेशन है वो कहां से कहां की डायरेक्शन पे है, वेस्ट टू साउथ है। मतलब कैसा है, इस डायरेक्शन पे है, वेस्ट टू साउथ, सॉरी वेस्ट टू साउथ बोल रहा हूँ, अद्धे यार वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू साउथ कैसे जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में इसका रोटेशन है। उसी डायरेक्शन में मेरा प्लेनेट भी मूव कर रहा है, या अर्थ जो है हमारे पास क्वेश्चन पे अगर अर्थ बोला हो तो अर्थ, प्लेनेट है तो प्लेनेट, वो भी किसी डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो अगर यही प्लेस पे ये कितने टाइम के बाद आ रहा है एक्चुअल में, तो हर 11.6 आवर के बाद अपीयर हो रहा है, यही हो रहा है। अब यहां पे ये चीज समझने की जरूरत है कि मेरे पास एक्चुअल में एक फिक्स ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, ये ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना होगा। देखो, ये टाइम पीरियड आपको गिवन है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। आप ये समझो, ये टाइम पीरियड जो गिवन है, अब आप यहीं से थोड़ा थोड़ा समझो कि जो टाइम पीरियड है अर्थ या उस प्लेनेट में एक फिक्स टाइम के बाद रोटेट हो गया, आप ये कहे हो कि ये यहां से घूम के यहां पे, क्या उस टाइम पे आपका अर्थ रेस्ट पे था क्या, नहीं, नहीं है रेस्ट पे। आप ये समझो कि अगर मैं इसको यहां पर हूं, मैं अभी इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूं, ये जहां पे पेन का कैप है, यहां पर, यहां से मैं मूव करते हुए यहां पर से निकला और ये निकला और ये निकला, तो क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी होगी क्या, 11.6 इस सैटेलाइट, नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ये सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 11.6 आवर ले रहा है, क्योंकि जब तक ये सैटेलाइट इधर से इधर घूम रहा होगा तब तक वो प्लेनेट भी तो घूम रहा होगा, तब ये मूव करके यहां से यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इस कंडीशन पे आप समझो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा देखना है, अर्थ, दोनों एक सेम फ्रेम पे घूम रहे हैं। हाँ, दोनों का एक्सिस सेम नहीं है कि आप ये कहो कि सभी पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी पे चल रहे हैं, नहीं, सभी सेम फ्रेम पे नहीं, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स में कंसीडर थोड़ी है कि ये भी बना हुआ है इस पे बना हुआ है, एक रिजिड बॉडी नहीं है, दोनों अलग अलग एंगुलर वेलोसिटीज चल सकते हैं। तो आप लिखोगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सन, सॉरी सैटेलाइट माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ,
हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट देखे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं देखे वो। तो हमारे पास यहां पर से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो देखने को मिलेगा वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसके, अर्थ के इक्वल होगा। अब देखो कई लोग ये कहोगे अरे सर ऐसे कैसे आप बात कर दी, आप ये कहो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, सॉरी सन बार बार बोल रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नॉट, मतलब हमेशा कैसा होगा, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन। आप बोले होगे ना कि ये रोटेशनल में सर और सर्कुलर में हमने यही पढ़ा है, भाई वो रिजिड बॉडी के लिए था। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सन, सन बार बार सन आ रहा है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ठीक है। चल तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मेरे पास कितना है, उसका टाइम पीरियड 11.6। आपको ये मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखते हो, 2 पाई, यही लिखते हो अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका कितना है, 11.6 आवर। और अगले स्टेप पे आप देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लेता है 2 पाई के लिए, वो टाइम कितना है मेरे पास, टी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पे अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है 24 आवर। अर्थ अपने एक्सिस पे तो मूव करती है, तो 24 आवर लेता है। और ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा हो गया, सैटेलाइट हो गया। ये कौन सा हो गया मेरे पास, सैटेलाइट। देखो ये 2 पाई को कांस्टेंट ले लो, 1 बाय टाइम पीरियड की वैल्यू कितना है मेरे पास, एक बार 11.6 और एक बार कौन सा 24 आवर। ठीक, मिनट में कन्वर्ट करना है वो आपकी समस्या आप कर सकते हो। ठीक, अब देखो यहां पर खत्म नहीं हुआ आपका सॉल्यूशन। अभी कुछ देर पहले ही, अभी जस्ट कुछ देर पहले आप देखे हो, मैं कुछ बताया था आपको कि अगर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आप देख रहे हो तो 2 पाई बाय ऑफ क्या लिखते हो, टाइम पीरियड लिखते हो। और टाइम पीरियड की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड करके बैठी है कि 2 पाई आर अपॉन क्या होता है, वी नॉट। और इसी को आप लिखे होगे कि 2 पाई आर की पावर में 3 अपॉन में मेरे पास कैसा, ये टर्म इस तरह से कुछ। ठीक, तो अब मैं अगर चाहूं तो इस वैल्यू को वापस से यहां पर यूज करूं, और मैं इसे चाहता हूं कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, जीएम बाय ऑफ आर क्यू। मैं आपको याद करने के लिए कभी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने को बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप कितना लिखोगे ये बताओ। अब देखो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जा रहा होगा, तो स्क्वायर रूट जी एम बाय ओ क्या लिखोगे, आर की पावर में 3। आप इस स्क्वायर रूट को दूसरे साइड पहुंचाओ, अगर मान के चलो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास इसे 3600 से क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो, क्योंकि ये आवर है, मिनट होगा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये जी, और ये क्या हुआ एम, अपॉन में क्या हो गया आर की पावर में 3। ये टर्म दूसरे साइड जाएगा तो ये 4 पाई का स्क्वायर, और ये 3600 की पावर में 2, और ये 1 अपॉन 11.6 प्लस ऑफ 1 बाय 24, ये कंप्लीट टर्म का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास बची हुई वैल्यू रखना है, बस हो गया आपका काम खत्म। इसको 10 के आसपास कंसीडर कर लो, ये 4 कंसीडर कर लो, इसे सॉल्व करो। इसे कितना लिखोगे, 6.67 इंटू 10 द पावर ऑफ, एक सेकंड, एम की वैल्यू फाइंड करना है ना, डायरेक्टली इधर दूसरे साइड आ, ये आर की पावर में कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 की पावर में 3 इंटू 4 पाई का स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 36 इंटू 10 द पावर ऑफ 4, यही होगा। और g की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 द पावर ऑफ -11, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ 1 बाय ऑफ 11.6 प्लस ऑफ 1 बाय 24 की पावर में 2। इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा कुछ, मैं बता देता हूं ना अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। चलो कर लो।
कर लो, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आया ना, बाकी आपका एग्जाम में काम आपका है, वो मेरा काम नहीं है। मैं लिख देता हूँ m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आएगी 6 × 10⁻24 kg, ये आएगा। देख लो एक बार, देखो 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 अच्छे से, कुछ रह तो नहीं गया? सही है सब, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। रफ करता हूं इसको, ये कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। बाकी तो ये सब वैल्यू पुट करने की बात हो रही, ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे टाइम पीरियड से क्यों नहीं यूज किया? टाइम पीरियड से क्यों यूज नहीं किया? टाइम पीरियड से भी तो यूज कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, फिर वही टाइम पीरियड की वैल्यू आती, फिर आप वही वैल्यू पुट करते ऑर्बिटल वेलोसिटी का, फिर यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा था, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से ही करना पड़ता। चलो रफ करो, रफ करता हूं मैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चल, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही, हाँ? चलो दिखा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, is moving in a circular orbit of radius small r. Calculate its angular momentum. Calculate its angular momentum with respect to the center of the orbit in terms of the mass of the earth. क्वेश्चन में ये बोल रहा है, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, a satellite of mass small m is moving in circular orbit of radius small r, calculates its angular momentum with respect to the center of the orbit in terms of the mass of the earth। तो क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्लेनेट है, उसके सराउंडेड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो मूव करा दो भाई, क्या दिक्कत है। इस सैटेलाइट का जो मास है, ये कितना हमारे पास m है, इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, प्लेनेट के सेंटर से, वो r है। इसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड कितनी है मेरे पास, v0 है। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम तो हम फाइंड कर लेंगे, वी नॉट नहीं गिवन है, शायद क्वेश्चन नहीं गिवन है, बस उसकी स्पीड गिवन है, बस हो गया। तो मैं इसकी ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट एज्यूम कर लेता हूँ, नहीं गिवन है। हाँ, इस प्लेनेट का मास गिवन है और सैटेलाइट का मास गिवन है, ऐसा ही कुछ गिवन था, फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं, सैटेलाइट का मास गिवन है, बस सैटेलाइट का मास गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, बस हो गया। सैटेलाइट का मास बस गिवन है, बाकी कुछ भी नहीं गिवन, ठीक। इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है ना। इस तरह से रिवॉल्व करने के साथ साथ आपके पास एक चीज ये देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या इस पे टॉर्क होगा? क्या टॉर्क होगा? क्या ये रोटेट कर रहा है, समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, एक्चुअल में टॉर्क की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। आप ये देखो, कभी भी सैटेलाइट अगर एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इस पे एक ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की डायरेक्शन पे है, और वो भी अगर कोई फोर्स सेंटर की डायरेक्शन पे या एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन पे, तो उसके थ्रू अप्लाइड ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होती? 0। यहाँ टॉर्क 0 होगा, बट एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। आप क्या लिखते हो? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर कोई बॉडी स्पिन नहीं कर रही है तो आई इंटू ओमेगा की जगह पे क्या लिखते हो? एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटिंग ऑफ बॉडी जो किसी एक एंगल पे मूव कर रही होती है।
अगर कोई बॉडी एक v वेलोसिटी से किसी डिस्टेंस पे किसी कर्व के साथ मूव कर रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? तो एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखते हो? mv इंटू क्या होता है? r। वेक्टर के फॉर्मेट में एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू कितना होता है मेरे पास? मोमेंट वेलोसिटी इंटू क्या लिख देते हो? मास लिखते हो। क्रॉस प्रोडक्ट होता है L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इंटू M। यही होता है वेक्टर के फॉर्मेट, ये वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं। ठीक, v कौन सी वेलोसिटी होती है? v और या फिर r, ये कौन सा होता है? v r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, कहां से? स्पीड से, ठीक, या वेलोसिटी से। तो अब मेरे पास अगर ये है तो आप देखो हमेशा ये जो स्पीड है ये हमेशा सेंटर से जो ये डिस्टेंस उसके कैसा होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब यही मेरे पास टेंजेंट स्पीड है या नहीं है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो कौन सी होगी? आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू है वो जी स्क्वायर रूट जी एम बाई कितना है? आर है। तो एंगुलर मोमेंटम कौन सी बहुत भारी चीज है? तो एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड कर लिए कि स्मॉल एम इसका मास है और मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? स्क्वायर रूट जी एम बाय ऑफ आर, और ये मेरे पास कितना है? यहाँ पर स्मॉल आर है। सिंप्लीफाई कर लो। क्या बात कर रहे हो, इतना टिपिकल। ओरे ठीक, ये जी, ये नीट के एडवांस में आएगा देखना। एम ये कितना है? स्मॉल एम, और ये आर स्क्वायर आएगा तो एक कितना हो जाएगा? ये एम स्क्वायर हो जाएगा और ये आर। बस नीट के एडवांस है ना, नीट के एडवांस होगा। ठीक, चल, अरे ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, है ना। हो गया, ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, परफेक्ट। अब और कुछ कुछ देखते चलते हैं। देखे, चल, अब तो ये सैटेलाइट के लिए अभी तक यहां पहुंचा। अभी सैटेलाइट खत्म नहीं हुआ, अभी सैटेलाइट का प्रोपागेंडा स्टार्ट अभी है। थोड़ी कहानी सैटेलाइट के अंदर बची हुई। आप ये देखो, स्क्रीनशॉट मारोगे क्या? देखो, आगे चलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट कितनी होगी। इसको रफ करो। देखो, अगर मैं इसको रफ किया तो आप देखते चलना। देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट की बात करता हूं। तो देखो, अब अगर सैटेलाइट, देखो हर सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, किसी एक हाइट पे मूव कर रहा होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी भी है। दोनों चीज है ना। तो देखो, अब मैं जैसे अगर कोई सैटेलाइट, मैं क्या किया कि एक सैटेलाइट है जो कैसा, एक प्लेनेट के सराउंडेड में एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जहां पे उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? v नॉट है। कितना है मेरे पास? v नॉट। सैटेलाइट का मास क्या है? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अपने पास यहाँ पे हाँ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है सैटेलाइट के मास पे। ये कौन सा है मेरे पास? इसकी ऑर्बिटल स्पीड v नॉट। इसके सेंटर से इसकी तक की डिस्टेंस हम मेंशन कर चुके हैं, हटा दो। हाँ, इस प्लेनेट का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। कोई लेना देना नहीं, वो तो बस लाइन खींच गई थी इसलिए खींच दी। ठीक, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सोचो कितनी होगी। तो मेरे पास अगर ये पूछा कि मुझे काइनेटिक एनर्जी बताना है, क्या एनर्जी बताना है? काइनेटिक एनर्जी को बताना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो? आपको मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती वो कितनी होती है? हाँ, मास। मास किसका? इस प्लेनेट का कि सैटेलाइट का? सैटेलाइट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का मास, ठीक, इनटू स्पीड का स्क्वायर। कौन सी स्पीड? ऑर्बिटल। ठीक, तो देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी, हाँ एम। वी नॉट की वैल्यू कितना होता है? आप देखो, वी नॉट की वैल्यू आप लिखते हो स्क्वायर रूट जी एम बाय आर,
आप याद करो इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, Gm/r स्क्वायर बोला क्या ना, स्क्वायर नहीं होता है, ये मेरे पास V नॉट की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर चलेगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, आपको देख रहा है, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r, यही होगा। तो मतलब कोई सैटेलाइट मेरे पास अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां पर के लिए कितनी होगी, वो कितना होगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, कितना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्लेनेट का मास इनटू ऑब्जेक्ट का मास या सैटेलाइट का मास अपॉन 2r। मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है? जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड करती है। कोई भी पार्टिकल उठा लो, कैसा भी हो, अगर वो मूव कर रहा है तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है तो कंफर्म है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी, कि करेगी? करेगी। अरे भाई मैं मूव कर रहा हूं, ओ मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मेरे मोशन के कारण जो मेरी एनर्जी आएगी वो मेरे मास पे ना डिपेंड करेगी, पड़ोसी के मास पे डिपेंड करेगी, मेरे मास पे डिपेंड करेगी। ठीक, उसके बाद दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के बाद मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास दिखेगी कितनी, देखो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी दिखेगी वो कितनी होगी, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होगी। तो कितना होता है, जी मेरे पास प्लेनेट का मास, पार्टिकल का मास, दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है सेंटर से, उसका रेशियो, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। माइनस सिंबल अट्रैक्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन टोटल एनर्जी कितना होगा किसी प्लेनेट के लिए? तो टोटल एनर्जी की बात जब भी आप लिखते हो तो अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, मतलब वो एक हाइट पे अर्थ के सरफेस से है, ठीक, एक हाइट में होने के साथ साथ वो एक वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है, तो अगर मूविंग के कारण काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट पे एक फिक्स ऑर्बिट में उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का क्या होगा, समेशन। काइनेटिक की जो वैल्यू है वो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, यही होगा। ठीक, अगले स्टेप पे देखो तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में क्या लिखोगे, यहां पर r को कॉमन ले लो तो 1/2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r, यही होगा। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना है मेरे पास 2r। देखो अच्छे से देखो, अब आपको ये दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड पे टोटल एनर्जी ज्यादा है, बट कैसा है, निगेटिव साइड है। कैसा है, निगेटिव साइड है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों के लिए ये कैसा है, टोटल एनर्जी अभी भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अगर यहां से अट्रैक्टिव नेचर का अगर खत्म हो गया होता तो ये तुरंत छोड़ के इसको चला गया होता। ठीक, तो आप ये देखो कि पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा और टोटल का जो मिलेगा तो वो दोनों की वैल्यूएशन के बीच में एक टर्म है कि जो टोटल एनर्जी है वो कैसा है मेरे पास, हाफ। पहले हाफ बाहर रखो, और ये कौन सा है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो अगर मैं इसे यहां से इस टर्म को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में लिखूं तो पीई बाई कितना होगा, 2 दिखे। ठीक, इस चीज को अभी छोड़ो, इस चीज को मैं छोड़ता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर मैं इसी चीज को ग्राफ पे देखना स्टार्ट कि इतना अभी रखूं, देख लो पहले, देख लो फिर उसके बाद आगे चलते, देख लो।
चल आगे बढ़े। देख अरे एक सेकंड, एक चीज छूट गई ना। क्या छूट गया यहाँ पे? हाँ, काइनेटिक की जो वैल्यू है वो निगेटिव ऑफ किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी के इक्वल। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ग्राफ के लिए देखते हैं, है ना, कि एनर्जी का ग्राफ कैसे दिखेगा। बस इसी को मैं रफ करता हूं थोड़ा सा। चल मैं एनर्जी ग्राफ की बात करते चलता हूं, देखना। एनर्जी ग्राफ की बात करता हूं मैं कि एनर्जी ग्राफ कैसे दिखे। देखो, अगर मैं ये बोला इधर एनर्जी दिखेगा अलग अलग, और ये कौन सा होगा? डिस्टेंस के साथ। अगर मान के चलो आर की वैल्यू में 0 पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट। जैसे ही 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ा पॉजिटिव साइड पे, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ऑलवेज भी पॉजिटिव ही दिखेगी। धीरे 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 ये वैल्यू क्या होना स्टार्ट करेगी? डिक्रीज होना, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब जितना अर्थ के सरफेस से मैं दूर जाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो जिससे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। और कैसा? इनवर्सली रेसिप्रोकल है, मतलब एक हाइपरबोला की तरह ऐसे डिक्रीज होते हुए दिखेगी। ठीक, अब अच्छे से देखो, अगर मैं काइनेटिक प्लस टोटल को सम किया तो वैल्यू कितनी दिखेगी? 0। और आगे देखो, आर की वैल्यू 0 पुट करो, टोटल एनर्जी भी इनफाइनाइट दिखे। लेकिन जैसे ही आर की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी बड़ी रखे तो तुरंत टोटल एनर्जी कैसी दिखेगी? निगेटिव दिखेगी। मतलब ये बढ़ेगा, लेकिन कैसा बढ़ते हुए जाएगा? कुछ इस तरह से जाएगा। मतलब ये क्या होगा? पहले ज्यादा निगेटिव मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके ये धीरे 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 अपनी वैल्यू को बढ़ाए। इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, बट इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगी? पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी। क्या होना स्टार्ट होगी? पॉजिटिव। क्योंकि पहले ये बहुत ज्यादा नेगेटिव था, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी। और जब ये दोनों के कर्व को मैं ऐड करूंगा तो मुझे एनर्जी की वैल्यू 0 होती चली जाएगी। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में दिखेगा तब, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। ठीक है, लेकिन चलो एक सेकेंड। अरे भाई ये टोटल एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का समेशन है, कैसे ऐड कर दो? ठीक, चलो ये तो हो गया। ये एकदम प्रॉपर समझ में आया कि अच्छा ये चीजें ऐसी दिखेंगी। और एक चीज और देखो, जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वेलोसिटी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। इसके वेलोसिटी के लिए आप देखे थे एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाए थे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरे पास जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो वेलोसिटी भी 0 रखा। ठीक, तो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो टोटल एनर्जी कितना दिखेगा? 0 दिखेगा। इस टोटल एनर्जी को मैं अब सिर्फ ई से बस रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये लो, ये लो। तो ये किसके लिए है मेरे पास? ये काइनेटिक के लिए है। ये किसके लिए है? टोटल एनर्जी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल के लिए देखते हैं। आर की वैल्यू 0 पुट करो। देखो आर की वैल्यू 0, ये भी निगेटिव से स्टार्ट होगा। इस पे और इस पे एक डिफरेंस है। अगर आर की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे 1/2 रहेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब 1 इंटू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और उसमें 1/2 रहेगा। तो मतलब वो वैल्यू कैसी रहेगी मेरे पास? अब बताओ, ये वैल्यू यहां देखने को मिलेगी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इसका कर्व देखने को मिलेगा, वो कहां देखने को मिलेगा? एकदम नीचे या एकदम ऊपर? आप कुछ देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। देखो अच्छे से बस देखना स्टार्ट करो, आपको दिखेगा। हट जाओ। बोलो। देखो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज ऑफ इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके कंपेयर में। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से मतलब इसका कर्व ज्यादा नीचे मिलेगा, बट वैल्यू कैसी? ज्यादा निगेटिव होगी। तो ये किसका कर्व है मेरे पास? u का है विथ रिस्पेक्ट टू r, ये e का है विथ रिस्पेक्ट टू r, और ये काइनेटिक एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू r।
आई बात समझ में? यहां तक समझा? चल इसको आगे रफ करो। देखो इस वैल्यू को जब इससे ऐड करोगे तो यहां पे मिलोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। कौन सी एनर्जी की बात करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में उसमें पढ़े होगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक वर्ड बार बार सुनते होगे, बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। जी हाँ, इसका भी मतलब वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस हाँ ये ग्रेविटेशन के फॉर्मेट में है। वहां पे क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैसा, न्यूक्लियस के सेंटर से किसी एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एकदम यहां पर भी ऐसा किसी सैटेलाइट को उसके फिक्स ऑर्बिट से, जहां पर वो रोटेट कर रहा है, किसी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट से निकाल के दूर ले जाने के लिए, मतलब एकदम दूर, वापस अब वो कहीं पर नहीं आ रहा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं पे लेके चल, मतलब किसी सैटेलाइट को उसके फिक्स ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम उसकी कौन सी एनर्जी कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एनी सैटेलाइट रिमूव फ्रॉम हर ऑर्बिट, है ना, इज कॉल्ड, क्या बोल गया मैं? कुछ तो बोल रहा था बीच में, कुछ और याद आ गया यार, शिट। अब देखो क्या बोला था, देखो मैं पहले बता देता हूँ, अपनी भाषा में लिख लेना जो लिखना है, ठीक, एग्जाम में मत छाप देना ही। तो क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर रिमूविंग ए सैटेलाइट फ्रॉम हिम ऑर्बिट, क्या बोल रहा था यार, रुको, अरे लिख लेना अपने भाषा में यार, फिर वही बोल रहा हूं मैं, है ना। देखो जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है किसी सैटेलाइट को उसके फिक्स ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, उसे हम उसकी कौन सी एनर्जी कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r के इक्वल होगी। इसी को हम उसकी कौन सी एनर्जी बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक। बस इसी को हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। आप देख लो अच्छे से, फिर समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई एक स्पेशल चीज नहीं है, कुछ और था इस पे क्या? नहीं, बस इतनी चीज थी, है ना। अब उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ओर बढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन इसके अंदर है। देखो हुआ हो गया। देखो अब ये चीज समझो एक्चुअल में। अब यहां पर से एक छोटा सा मेरे को मन में क्यूरियोसिटी आती है कि बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये प्लस में होना चाहिए माइनस पे? एक्चुअल में टोटल एनर्जी को जो निगेटिव फॉर्मेट है, मतलब कैसा? प्लस के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ये होता है, ठीक है। पता चला हम लोग क्या जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। हम ये सोच लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल हो जानी चाहिए और बस वहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, और वहीं से हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है, साइन का गड़बड़ हो जाता है, माइनस सिंबल वाले आंसर को टिक मार के आते हैं, और जबकि चाहिए कैसा? प्लस वाले को, ठीक है। एनर्जी रिलीज की हो वहां के, उतनी एनर्जी दिए हो, एक्सटर्नल के थ्रू बात हो रही है, ठीक है। चल अब किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। उससे पहले ये देख लो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सी सैटेलाइट की बात करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे मतलब, अच्छा ये बताओ, घर पे टीवी वूवी देखते हो, है ना। देखो जब घर पे टीवी देखते होगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कौन कौन से सीरियल्स देखते हो,
है ना। अब मुझे नहीं मालूम है इस टाइम पे क्या चलता है, छोटे बच्चे डोरेमोन भी देखते हैं आजकल। ये तो पबजी आ गया तो टीवी का क्रेज ही लगभग लगभग खत्म, मोबाइल में टुक 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 लगे रहते। ये हुआ है क्या कि कभी कभी ऐसा हो कि कोई सीरियल देखते देखते, है ना, कोई एपिसोड देख रहे हो, उसे देखते देखते पे ऐसा हुआ हो कि इंडिया का चैनल चलते चलते कुछ देर बाद चाइना का चल गया हो। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। और जबकि ये सैटेलाइट से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो जो सैटेलाइट है वो एक फिक्स पॉइंट पे फोकस्ड है। तो उस रीजन पे सिर्फ और सिर्फ आप ही की कंट्री की सैटेलाइट है, तो वो एक पर्टिकुलर वही चैनल आएंगे जो इंडिया के लिए डिजाइन है। ठीक। तो वो कौन सी सैटेलाइट कहलाती है? जियो स्टेशनरी। वो सैटेलाइट कैसा बिहेव करती है कि जैसे अगर मैं, उसको टारगेट है कि ये मुझे फोकस करेगी मेरे फेस पे, तो ऐसे पकड़ते हुए ऐसे घूमूंगा तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट पे है। तो ये कौन सी सैटेलाइट कहेगी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या कौन सा स्टेशनरी सैटेलाइट कहती है, या इसी को हम कौन सी सैटेलाइट कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो मैं अपनी हेडिंग डालता हूं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक, हम लोग किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा सा ये टॉपिक है। ठीक। तो देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता क्या है। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे अर्थ के ऐसे फेस के सामने, तो ऐसे घूमते 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 ये मेरे साथ घूमा। अगर मैं अर्थ की तरह अपने आप को कंसिडर करूँ और मेरा एक रिवोल्यूशन अपने खुद के एक्सिस पे 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो उस सैटेलाइट का भी अर्थ के साउंडेड रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होता होगा? 24 आवर्स पे। तो मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितने आवर होगा? 24 आवर्स होगा। हालांकि ये चीज होती है कई बार। कैसा होता है, जैसे जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में एक स्टेट है अपना बिहार, ठीक है, थोड़ा बहुत यूपी का भी लगता होगा, ठीक है। तो बिहार जो है वहां पे कैसा होता है, जो बॉर्डर के किनारे वाले इलाके हैं वहां पे वो कई बार इंडिया चैनल देखते 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 बीच में एक आध बार फ्रीक्वेंसी टीवी है पुरानी वाली जो टाइम पे, आजकल तो एकदम फिक्स है, केबल पे आते हैं आजकल, ठीक है। तो जो पुराने सिग्नल्स होते थे वो जो ऐसे डब्बे वाली आती थी, ऊपर एंटीना लगा होता था, तो थोड़ा 19-20 होते 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 कहाँ पे इंडिया का चैनल चलते चलते कुछ देर के लिए कैसा, कभी कभी क्या करता था, नेपाल का भी चैनल पकड़ लिया। वो भी देख के खुश थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे एक कलीग है, यहाँ पे हमारे सर हैं केमिस्ट्री के, वो वहीं पर इलाके के, तो बताते हैं हम कभी कभी मैच देखते देखते क्या करते थे, हम अगर जैसे इंडिया का कोई चैनल चल रहा है, मान के चलो संडे की कोई पिक्चर होती थी, पहले दूरदर्शन में होता था, तो देखते देखते वो कभी कभी क्या देख लेते थे, नेपाल के चैनल कैच कर लिया करते थे, ठीक है। तो उसका भी मजा लूटते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो अब चीजें बहुत अपडेट हो गई हैं, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। तो अब मन में ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेरे एराइज होना स्टार्ट हुआ कि मतलब अगर उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो कोई ऐसे प्लेट पे ही तो मैं उसको रखता हूँ, एक कोई ऐसी ऑर्बिट पे रखता हूँ कि जैसे जैसे मैं अपना रोटेशंस कंप्लीट कर रहा हूँ, या जो एंगुलर वेलोसिटी मेरी होगी वही उसकी भी होगी, तभी तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। तो अब अगर रेस्ट पे है तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती होगी, तो अर्थ के सरफेस से वो कितनी हाइट पे रखा जाए कि उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो जाए, ठीक। क्योंकि ये सैटेलाइट के मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? प्लेनेट के मास पे और कितनी हाइट पे है। तो अगर ये है तो आपको खुद पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना लिखते हो आप? 2 पाई स्क्वायर रूट r⁻³ अपॉन gm, ये लिखते हो। टाइम पीरियड की वैल्यू कितना आप लिखो? 24 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो 3600 ये लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई यही लिखोगे। अगले स्टेप पे देखो तो मैं यहां पर से इसे कितना लिखूंगा? r⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा? gm, यही होगा। देख लो, या ओमेगा लिख लो, उससे कौन सा ओमेगा अर्थ का मालूम नहीं है। तो देखो अगले स्टेप पे अब मेरे पास अगर ये स्क्वायर रूट हटा दिया तो दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और आगे अच्छे से देखोगे तो ये कैंसिल आउट भी तो होगा ना, इस पे क्यों इतना टेंशन लेना? ये 12 हो जाएगा,
ठीक, तो कितना हो गया मेरे पास 12 इंटू 3600 अपॉन कौन सा पाई और इसकी पावर में 2, और ये g होगा तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m की वैल्यू है मतलब क्या है मेरे पास मास, अर्थ का जो भी मास आपके पास गिवन है वो वैल्यू पुट करो और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास कुछ नहीं, और ये कंप्लीट टर्म को उठा के इसके पावर में 1/3 लिख लो और यही वैल्यू आर की आएगी। ठीक, ये आर कैसा होगा मेरे पास, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच होगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहां पर से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो एच की वैल्यू कितने है के आसपास है, जो मेरे पास रेंज लिखी हुई है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है कितना है, ये पूरी वैल्यू जो मिलेगी 4200 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, 42,000। ठीक है, तो h की जो वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 36,000 किलोमीटर हाइट। मतलब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे होती है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती है। ठीक है, चलो इतना देख लो आप, फिर अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, बहुत हो गया ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, अब देख लो इसको, अब सीधे क्वेश्चन पे इंटर करते हैं। रफ करूं ये, अच्छा स्क्रीनशॉट भी तो मार दो, मार लो मार लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिखा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम is moving in circular orbit of radius small r due to atmospheric drag if it loses energy at a constant rate w। ठीक है, कांस्टेंट रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है जो कि कितना कहला रहा है, w कहला रहा है। फाइंड द टाइम इन विच सैटेलाइट विल फॉल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा आराम से एक बार और मैं पढ़ देता हूं, इसको रीड करता हूं, आप देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग, मतलब एटमॉस्फेयर में जो रेजिस्टेंस है या फिर जो भी है जिसके कारण भी, एटमॉस्फेरिक ड्रैग इफ इट लॉसेस एनर्जी एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट W। एनर्जी का लॉस जो दिखा रहा है वो W से जो बता रहा है, उसको अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो W है क्या एक्चुअली, तो वो W कैसा है, एनर्जी लॉस पर सेकेंड। एनर्जी लॉस मतलब एनर्जी में चेंजेस हो रहा होगा, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर। ठीक, find the time in which satellite will fall to the surface of the earth, the mass of the earth is capital M and radius capital R। ठीक, देखो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक सैटेलाइट अर्थ के सराउंडेड या प्लेनेट के सराउंडेड मूव कर रहा है एक फिक्स ऑर्बिट, मतलब उस टाइम पे उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। भाई अगर कोई सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है मतलब उसके अंदर दो एनर्जी होगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, मतलब उसकी टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। इनिशियल टाइम पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो -g मेरे पास प्लेनेट का मास सैटेलाइट का मास अपॉन 2r के इक्वल होगी। ये इनिशियल टाइम पे, क्योंकि टोटल एनर्जी है, काइनेट एनर्जी कंजर्व भी है, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी कंजर्व भी है, लेकिन रुको रुको रुको, ये इनिशियली है। अब वो बोल रहा है कि वो लॉस करते 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 करते, अब लॉस हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व हुई क्या, एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। एनर्जी लॉस करते 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 वो कहाँ पे पहुंच गया, सरफेस पे।
अब जैसे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी ही तो डिक्रीज हुई होगी। तो फाइनली जो मेरे पास वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचा होगा तो वहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कौन सा हुआ होगा, 2r। यही लिखोगे, देखो यही हुआ होगा। अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची हुई होगी? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? एक सेकंड के लिए भी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है क्या कि वो गिरते 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 अर्थ के सरफेस पे जाके ऐसे रुक गई? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। मतलब हो सकता है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो वो मेरे पास कितना में पहुंच गया होगा, 2r में पहुंच गया होगा। यही बोला है क्वेश्चन पे। देखो मैं पढ़ के फिर से बता देता हूँ, कहीं पर भी क्वेश्चन पे ऐसा बोला है, लॉसेस एनर्जी एट कांस्टेंट रेट w, फाइंड द टाइम इन विच सैटेलाइट विल बी फॉल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग इफ इट लॉसेस एनर्जी एट कांस्टेंट रेट। कहीं पर भी उसके रुकने की बात कहीं पर एक सेकंड के लिए भी नहीं कहा है। उसके रुकने की बात अगर एक सेकंड में भी नहीं कहा है, मतलब फाइनल पे इतना और इनिशियल पे इतना, और एनर्जी लॉस पर सेकंड को W से रिप्रेजेंट किया। और आपको मालूम है कि एनर्जी लॉस हो रही मतलब एनर्जी में चेंजेस हो रहा है, एनर्जी में चेंजेस हो रहा है। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन टाइम, इसी को आप वर्क डन कह रहे होगे अपॉन टाइम, और ये किसके इक्वल होगा, पावर। पावर को यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया है और टाइम की वैल्यू पूछ लिया है जो कि डेल ई बाय ऑफ कितना हो जाएगा, W। जहां पे डेल ई की वैल्यू आप कितना लिखोगे, यहाँ पे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन W। हाँ, ये मुझे मालूम है कि ये वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि लॉस कर रहा है भाई, तो अपने को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो वैल्यू बस पुट करो यहाँ पे। देखो ई फाइनल की वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 कैपिटल आर माइनस ई इनिशियल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कौन सा हो जाएगा, 2r अपॉन कौन सा हुआ ये, डब्ल्यू। ये टी की वैल्यू। अब टाइम आ रहा है आपके पास, क्या दिक्कत है, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा। अब देखो यहां से क्या क्या कॉमन लिख सकते हो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 कॉमन ले लो तो आपको दिखेगा 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, और ये कौन सा हुआ, डब्ल्यू। ये टी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है। ये आपके पास टाइम है, ठीक। देखो इजी क्वेश्चन था भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना, चलो इसके बाद और आगे देखते हैं। देखो इसके बाद अब एक क्वेश्चन दूसरा दिखना स्टार्ट हुआ होगा आपको, दिखा स्क्रीन पे। चलो पहले इसको रफ कर देता हूं फिर देखते हैं उसको, देखते हैं इसको रफ करके फिर उसको देखते हैं, है ना। इजी था, बस आपको चीजें समझते हुए चलना है, आपको इजीली बनेगा, ऐसा कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो देखो अब एक क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट किया होगा, ए रॉकेट विथ ए पेलोड ऑफ मास स्मॉल एम इज एट रेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, calculate the work needed to rise the payload to following states। ठीक है, मतलब मेरे पास अलग अलग स्टेट्स है उसके लिए पूछ रहा है। ए रॉकेट विथ पेलोड ऑफ, मेरे पास सॉरी पेलोड ऑफ मास स्मॉल एम है, इज एट रेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू राइज द पेलोड टू द फॉलोइंग स्टेट। पहला एट रेस्ट एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ आर। पहला क्वेश्चन पे जो है वो यहाँ पे भेज रहा है कि मतलब अर्थ के सरफेस कितनी हाइट पे, आर हाइट पे, और तो और एक चीज और बोला है कि रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी कितना है, 0 इन सर्कुलर ऑर्बिट इन एन एल्टीट्यूड कैपिटल आर। ठीक, और दूसरे में कैसा है बोल रहा है,
इसी पे मेरे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाना है और मेरे पास उसकी सर्कुलर ऑर्बिट में एट एन एल्टीट्यूड कैपिटल आर ऑर्बिट पे पहुंचाना है। देखो तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग चीजें वो बता रहा है और बड़ी जोरदार बता रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी चीजें को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ये समझना है कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे और कहां से कहां तक लेके जाते हैं। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। सोचो, चले देखें। देखो आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि मैं 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, आप देख लो 2 मिनट क्या, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। हो गया? देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि एक सैटेलाइट जिसका इनिशियली ऑफ मास कितना है, स्मॉल, उसको अर्थ के सरफेस से उठा के सिर्फ आर हाइट पे ले जाके रख देना, वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मतलब यहाँ पे आप ये समझो कि मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे जब टोटल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू की बात करें तो इनिशियली मेरे पास क्या होगा, काइनेटिक का इनिशियल प्लस ऑफ पोटेंशियल, यही होगा। ठीक, अब क्या कहोगे कि फाइनली कितना होना है, इनिशियली 0 पे अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जी एम इंटू स्मॉल एम, प्लेनेट का मास कैपिटल एम और उस पे लोड का मास कितना है, स्मॉल एम, अपॉन कितना है, आर। ठीक, फिर उसके बाद इसी तरह से ई फाइनल की बात करेंगे, जहां पे के फाइनल प्लस ऑफ यू फाइनल होगा, जहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इसको ले जाके वहां रख देना, ये 0 ही है। और मेरे पास फिर से माइनस का कितना लिखोगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2r, सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ, कैसा होगा, एनर्जी ही तो होगा। ठीक, तो आप क्या लिखो, टोटल एनर्जी में चेंजेस, ये वर्क डन ही तो है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं यूज कर लेना भाई। टोटल एनर्जी मेरे पास ये दोनों के चेंजिंग ऑफ एनर्जी के इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के चेंजेस के इक्वल, वर्क डन की बात कर रहा है। ठीक, तो देखो अब यहां पर हुआ, ये बताओ चेंजिंग ऑफ एनर्जी में क्या लिखोगे, ई फाइनल की वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस इनिशियली ऑफ कितना, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ऑफ आर, माइनस माइनस प्लस, तो ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना, आर, ये माइनस का 1/2 प्लस का ऑफ 1, मतलब ये कितना हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये मेरे पास कौन सा है, वर्क डन है। कहां पर, सिर्फ उठा के ले जाके वहां पे रख देने के लिए, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास आर हाइट पे रखना, बट अब ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देखना है, मतलब अब मेरे पास ई इनिशियल की वैल्यू इतनी ही है, क्योंकि आप लिखोगे ना ई इनिशियल इज इक्वल टू कितना लिखोगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के इनिशियल की वैल्यू 0 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ऑफ आर, ये ई इनिशियल। ठीक, बट यहां पर ई फाइनल 0 नहीं होगा, किसी ऑर्बिट पे सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने के इक्वल होती है, आपको मालूम है कितना होगा, आप लिखोगे कि मेरे पास प्लस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 स्मॉल आर था, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कितना है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो आर प्लस एच होती थी, जहां पे ये एच की वैल्यू ही आर के इक्वल कर दिया, मतलब ये 2r हो गया, ये 2r हो गया, प्लस हो यू फाइनल, मतलब फाइनल की जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यही होगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, अपॉन में आप कितना लिखोगे, यहाँ पे 2r लिखोगे, बट कैसा, माइनस पे, जहां पे ई एफ की वैल्यू जी एम स्मॉल एम और ये कितना हुआ 4r माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और आप इसे सॉल्व करोगे
तो ई फाइनल की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r को आप बाहर लोगे तो आपको दिखेगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1। देख लो, देखो अभी ये सिर्फ ई फाइनल है, पूरा आंसर नहीं आ गया है भाई। ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, आप इसको कितना करोगे बोलो, माइनस और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, अभी अब मेरे पास वॉगनन चाहिए, मतलब चेंजिंग ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब ई फाइनल माइनस ऑफ ई इनिशियल चाहिए। फाइनल की वैल्यू जो है वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r माइनस इनिशियल की वैल्यू कितना है, माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कौन सा होगा, आर। अब आपके पास वर्क की वैल्यू आ गई, तो आपके पास वर्क डन की जो वैल्यू होगी, आप लिखोगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 प्लस 1। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 3/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा। ये वर्क डन की वैल्यू होगी। एक कंडीशन पे ये, तो दूसरी कंडीशन पे ये। अब आप देखो और डिसाइड करो कि कौन से में वर्क डन ज्यादा होगा, इसमें या उसमें। एक्चुअल में उसमें ज्यादा हो रहा है, उस पे वैल्यू कितनी, 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 0 और 0.7 के आसपास जाएगा, और ये 0.5। क्यों, क्योंकि इस पे एक एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है, या एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड केस का जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू वो फर्स्ट केस में। मतलब एक सैटेलाइट को एक पॉइंट से उठा के सिर्फ दूसरे पॉइंट तक में रखने में लिए मेरे पास वर्क डन का जो अमाउंट होगा वो कम होगा कंपेयर टू उसको उस ऑर्बिट में रखने की, कंपेयर ऑर्बिट पे रख के घुमाने की। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। देखो आप इसको पहले, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको आप रफ कर लोगे, मैं रफ करता हूँ। है अपने पास अभी टाइम, अभी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई, बहुत ज्यादा 1.5 घंटे जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं भेजेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। हम्म, देखो अब देखो, जैसे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा, तो जैसे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्काई लैब of mass 2 into 10 the power 3 kg. A Skylab of mass 2 into 10 the power of 3 kg is first launched from the surface of Earth in a circular orbit. Is first launched from the surface of Earth in circular orbit of radius 2r from the center of Earth. From the center of Earth, and it is shifted from then it is shifted from this circular orbit to another circular orbit of radius 3r. Okay? And then it is shifted from this circular orbit to another circular orbit of radius 3r. Calculate the minimum energy. Calculate the minimum energy required. Calculate the minimum energy required. फर्स्ट क्वेश्चन है टू प्लेस द लैब इन फर्स्ट ऑर्बिट, और सेकेंड कंडीशन में टू शिफ्ट द लैब फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड ऑर्बिट, जहां पे हमारे पास जो है लैब का। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए पहले लिख लेता हूँ अपने पास जो डाटा है। लैब मैनुअल का जो मास है, लैब का जो मास है वो 2 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 केजी है। अर्थ का जो रेडियस क्वेश्चन पे गिवन है वो 6400 किलोमीटर है, और जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ है। ठीक,
तो अब जो क्वेश्चन पे मेंशन किया है वो दो तरह के क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले स्टेप पे वो ये बोल रहा है कि मेरे पास अर्थ के सरफेस से ले जाके 2r तक रखना है, ठीक। तो पहले मैं उसके लिए देख लेता हूँ, फिर अगले में देखते हैं। मुझे उससे भी दूसरा भूल जा रहा है, क्या बोल रहा है कि वो 2r से 3r तक के लिए था या अर्थ के सरफेस से 3r तक था, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे फर्स्ट तो देख ही लेते हैं। यहाँ अर्थ के सरफेस से 2r तक के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन रटा होता तो मैं बता देता, अब रटा है नहीं मुझे, ठीक है। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसे ही करना, ऑर्बिट पे रखना है, ठीक। तो देखो इनिशियल उसकी मेरे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसा, के इनिशियल प्लस ऑफ यू इनिशियल के फॉर्मेट में होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, और यू इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो अर्थ के सरफेस में उसका जो मेरे पास जी, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल, ठीक, इनटू स्मॉल एम अपॉन अर्थ के रेडियस के। यहां से उठा के उसको कहां पे लेके जाना है, अर्थ के रेडियस के 2 टाइम्स पे। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उसको सेंटर से लेके जाना था या कहां से लेके जाना था, ये मैं देखना भूल गया हूं। लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 2r। सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दिया है 2r, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, सेंटर से 2r पे है, और दूसरा कैसा 3r। और जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे ये बोल रहा है शिफ्टेड द लैब फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। अब सब क्लियर है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे लिखा है सेकंड से थर्ड में शिफ्ट करने के लिए क्या मेरे पास वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन या एनर्जी पूछा था, अरे यार एनर्जी पूछा है शायद, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड वही पूछा है, ठीक है। यही हुआ, ई इनिशियल की वैल्यू इतनी हो गई माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, इनिशियली था। इसी तरह से ई फाइनल की वैल्यू कितनी, देखो तो ई फाइनल की वैल्यू के फाइनल प्लस ओ यू फाइनल होगा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अर्थ के सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस है, ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू ही यहाँ पे 2r है, और u फाइनल की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ई फाइनल की वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आप देखो 2r कॉमन ले लोगे, 1/2 माइनस 1, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा, बोलो 4r हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, देखो ये 4r है, उसमें से ये 2r, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये मेरे पास एलसीएम लोगे 4r होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हुआ। तो अब देखो फर्स्ट सरफेस से कहाँ पे, एक फर्स्ट ऑर्बिट पे 2r पे रखने पे मेरे पास कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो जो एनर्जी में चेंजेस हो रहा होगा उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो फाइनल में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r, और ये माइनस इनिशियली कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा r हो जाएगा, जहां पर से चेंजिंग ऑफ एनर्जी की वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो गया, मतलब माइनस का 1/4 प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा 3/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा आर, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी प्लेनेट का मास नहीं गिवन है। अब अगर प्लेनेट का मास नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन देखो क्वेश्चन पे एक चीज गिवन है जी, और जी की वैल्यू आपको मालूम है कि कितना कंसीडर करना है, 10 कंसीडर करना है, मतलब 3/4। इसे मैं लिख सकता हूँ, आर की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम इंटू आर। अब आप इसे कितना लिख सकते हो, जी लिख सकते हो। तो चेंजिंग ऑफ जो एनर्जी का अमाउंट होगा वो 3/4 इंटू जी एम बाई ऑफ आर होगा,
जहां से इसकी वैल्यू 3/4, जी की वैल्यू 10 और m की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻³ है, और ये r की जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर है। मतलब ये 10⁻³ कितना हुआ 3 हुआ। ठीक, अब देखो इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आपको दिखेगा, ये पहले तो यहाँ से उड़ा दो, ठीक, ये 2 हो गया, और ज्यादा कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3200 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो आपके पास ये कितना देखने को मिलेगा, देखो ये 1 2 और ये 3 कितना हो गया 5, और 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9। तो चेंजिंग ऑफ जो एनर्जी है ये 10⁻9 और 32 इंटू ऑफ 3 कर लो तो कितना हो जाएगा 6, और ये कौन सा हो जाएगा 9। तो 96 इंटू 10⁻9 जूल हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ मैंने नहीं किया है तो। ठीक, अभी तो इतना लिख देते, थोड़ा देर से चेक कर लेंगे, अपने पास फाइनल आंसर लिखा होगा। ठीक, दूसरे स्टेप में ये बोल रहा है कि मुझे इसको उठा के यहां से 3 RK में लेके जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये अब कैसा हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा 2R से 3R पे लेके जाने के लिए इनिशियल हो जाएगा 2R वाला, और 3R वाला कौन सा हो जाएगा फाइनल। तो अब उसके लिए काइनेटिक एनर्जी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू 3R, और ये माइनस का G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कौन सा हो जाएगा 3R हो जाएगा। इसकी वैल्यू को जैसे ही सॉल्व करोगे जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3R, और ये 1/2 माइनस ऑफ 1, फिर से ये कितना हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कौन सा हो जाएगा 6R। यही होगा, देख लो देख लो। तो चलो अब चलते हैं चेंजिंग ऑफ एनर्जी, फिर से कहां पे E3R फाइनल है माइनस ऑफ E2R। E3R की वैल्यू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6R, माइनस 2R के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कौन सा हो जाएगा 4R। तो चेंजिंग ऑफ एनर्जी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना आप लिखोगे एलसीएम में, बोलो माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और ये कितना हो जाएगा 2, ये 1/3 माइनस में रहेगा माइनस, और ये प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 3 और 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा डेल ई की जो वैल्यू है वो माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 12R। ठीक, और ज्यादा अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो चेंजिंग ऑफ एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास अभी भी माइनस पे होगी क्या, माइनस सिंबल के साथ कैसे कॉमन, अब ऐसा सही है देखो। तो अब कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 2 माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 1/6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/12, और ये g हो जाएगा, और ये स्मॉल m, और ये कौन सा हुआ r। आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो और देख लो, एक बार आंसर चेक कर लो। ये 32 और ये 3 से अगर इसको 3 रखते और इसको 12 कर देते तो आप देख लो, इस पे वैल्यू पुट करो ना एक बार, कितना आएगा। मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है, मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता। अब मैं देख लेता हूँ पहला, अगर मेरे पास करेक्ट होगा तो बचा हुआ तो करेक्ट ही होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, फर्स्ट मेरा करेक्ट है तो कंफर्म है कि मेरा सेकंड भी करेक्ट ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ जो कि 1.1 इंटू 10⁻10 जूल होगा। ठीक है, फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, आप एक बार चेक कर लो, चेक कर लो इतना। सही है पूरा कंप्लीट सही है आपके पास, चेक। अरे इसको एक बार सॉल्व करके दिखा दिया ना, दोबारा इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, देखो। चलो
कुछ ज्यादा ही लंबा हो जा रहा है ये वीडियो का पार्ट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो इसको रफ करो। देखो आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। देखो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है, इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड है, बस ऐसा। कंसीडर टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस मूविंग इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर around the earth but in opposite sense and therefore on a collision occur होना चाहिए, ठीक है। ये collision course are shown in figure, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उस पे कैसा है, फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ए प्लस ई बी, फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ए प्लस ई बी of the two satellite plus earth system before collision, ठीक। फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है ई ए प्लस ई बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ए प्लस ई बी ऑफ द टू सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम बिफोर कोलिजन, पहला है। दूसरा है इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली, if the collision is completely inelastic, if the collision is completely inelastic, find the total mechanical energy, find the total mechanical energy immediately after collision, describe the subsequently motion of the combined satellite, ठीक। देखो फिर से सेकेंड वाले को मैं पढ़ रहा हूं, इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली, if the collision is completely inelastic, if the collision is completely inelastic, find the total mechanical energy, find the total mechanical energy immediately after collision, find the total mechanical energy find करना है immediately after collision के, ठीक है। डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड सैटेलाइट, ठीक। डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड सैटेलाइट, ठीक। तो देखो पहली बात जो क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन मतलब हमें बनेगा वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा। देखो ये बोला है कि दो सैटेलाइट है, मेरे पास एक पॉइंट ले लो, इसके सराउंडेड हमारे पास ऐसा कुछ पाथ बना के रखा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक। एक मेरे पास ए सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट कौन सा है, बी है। दोनों सेम डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। हाँ एक फिक्स ऑर्बिट पे ही मूव कर रहे हैं जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, जहां पे मेरे पास दोनों का मास कैसा बोला है कि सेम है, ठीक। मास सेम है और एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैसी होगी या ऑर्बिटल स्पीड भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मेरे पास ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो ई ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस आर, ठीक। सिमिलर दूसरे के लिए भी यही देखने को मिलेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये फर्स्ट के लिए है, तो जहां से टोटल एनर्जी जो देखने को मिलेगी वो ई ए प्लस कौन सा दिखेगा, ई बी दिखेगा, जिसकी वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम, दोनों टर्म्स ऐड अगर हो गए तो ये कितना दिखेगा, आप देखो बोलो, माइनस जी इंटू एम, और ये गलत लिखे हो, टोटल एनर्जी यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है भाई, मूव भी कर रहा है, मतलब ये होगा या नहीं होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगा, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन होगा, तो ये दोनों अगर सम हो रहे हैं तो ये जी यही दिखेगा, जी ये E इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। उसी में अब सेकेंड टर्म के लिए मैं बढ़ता हूं, कौन से टर्म के लिए बढ़ता हूं, सेकेंड टर्म के लिए बढ़ता हूं। सेकेंड टर्म में कैसा बोला है
कि कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के जस्ट बाद इंपैक्ट कैसा देखने को मिलेगा ये बताओ। तो देखो, बिफोर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी मेरे पास कैसी है, सेम डायरेक्शन पे ऑर्बिटल, ठीक। तो देखो मेरे पास चाहे कुछ हो या ना हो, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा, मतलब मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा, मतलब पी फाइनल की वैल्यू पी इनिशियल के इक्वल होगा। लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो आप यही तो कहोगे, यही कहोगे। कौन सा कोलिजन है, इनलास्टिक कोलिजन है ना। हाँ, तो आप क्या कहोगे कि पी, हाँ एकदम सही कह रहे हो कि पी फाइनल की वैल्यू पी इनिशियल के इक्वल। फाइनल में मैं ये कह रहा हूँ इनलास्टिकली, मतलब दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे कि दोनों ऐसे आएंगे और एक साथ चिपक जाएंगे, मतलब दोनों का मास 2m हो जाएगा। कोलिजन के बाद जो स्पीड देखने को मिलेगी वो v डैश देखने को मिलेगी। कोलिजन के पहले अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन को मैं ये कौन सा क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये कितना हो गया mv। दूसरा उसी के जस्ट कैसा है, अपोजिट है इनिशियल मोमेंटम में, तो ये m और ये माइनस का v हो गया, तो कितना होगा 2mv डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 0, मतलब v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब आफ्टर कोलिजन जो स्पीड देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 0। 0 मतलब अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, दोनों ही कंडीशन में आफ्टर कोलिजन मेरे पास दोनों ही कंडीशन पे मेरे पास ए के लिए भी कौन सी एनर्जी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल बचेगी, जिसकी वैल्यू होगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक। सिमिलर ईबी के लिए भी यही बचेगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, क्यों, क्योंकि आफ्टर कोलिजन मेरे पास पूरा वो कैसा हो गया, सिस्टम रेस्ट पे आ गया, और इमीडिएटली आफ्टर टोटल एनर्जी पूछा है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू E a प्लस EB हो जाएगी, जिसकी वैल्यू माइनस का 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना होगा R। और जैसे ही v डैश की वैल्यू 0 हो गई, अब मेरे पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो टोटल एनर्जी वो निगेटिव है, अट्रैक्टिव नेचर का है, ये तुरंत कहाँ जाना करेगा स्टार्ट, अब फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा, ये धीरे 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 अर्थ के सरफेस की डायरेक्शन पे जाने लगेगा। बस इतना सही सिंपल सा इसमें था, देख लो एक बार, बस ये लास्ट था, ठीक है। अब नहीं, अब अगले बार में कैसा होगा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग में कैसा होगा, ब्रॉडकास्टिंग का रीजन कैसा होगा, ठीक है। इस पार्ट के लिए इतना ही रखें, चलो ठीक है।